मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, संयोग से दोनों अभी चुनाव के बाद भी वही अभी भारत की कर्णधार अभी हैं। तो जो विशेष गुण पाते हैं आप कि इस गुण के चलते हुँ, हुँ। भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के इस गुण के चलते हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। एक तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन-सा गुण है, और दूसरा इन दोनों के साथ काम करने का जो आपका अनुभव था, उसमें कोई ऐसी बात जो याद रह गई हो हुँ। जिसका आप उल्लेख करना चाहें? बहुत सारी ऐसे मैं बातें हैं। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा सौभाग्य रहा। मैं एक उल्लेख बता जैसे कई बार होता था कि मैं पीएम साहब को कोई प्रेज़ेंटेशन करने के लिए गया, तो कई बार वो इस तरह का की व्यवस्था करते थे कि जब मैं प्रेज़ेंटेशन करता था, तो वन ऑन वन होता था। प्रेज़ेंटेशन करने के बाद मेरा ऐसे कम से कम 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब करने के बाद मैं जब उनके कमरे से निकला हूँ बाहर, तब मुझे ये अंदर लगता है कि चलो और मेहनत करते हैं यार। एक एक अंदर मतलब ये अंदर का जो चल रहा है। और ये बात नहीं है, मैं बहुत मेहनती व्यक्ति हूँ। मेहनत करता हूँ, और ये भी बात नहीं है कि मैंने कि जो दुनिया में नोबेल लॉरिएट्स हैं, नोबेल लॉरिएट्स ने मुझे पढ़ाया है, उनसे मैंने एक्चुअली सीखा है। ऐसे ही आरबीआई गवर्नर्स, फेड के जो बोर्ड में रहे हैं, उनसे काफ़ी ऐसा, और इंडस्ट्री में जो कॉर्पोरेट जो काफ़ी अच्छे लोगों से मेरा सौभाग्य रहा है उनसे उनको जानना और उनके साथ काम करने का। इसके बावजूद पीएम साहब की एक विशेषता जो है, मैं तो मुझे तब लगता है कि मतलब इस कठिन परिस्थिति में एक अच्छा एक नेतृत्व है, तो इसलिए चलो और मेहनत करते हैं। तो वो जो चीज़ है वो मुझे और ये इसलिए भी लगता था कि वो एक जो मैंने उनमें जो सीखने की जो चाह देखी है, वो जो है बहुत ही वो एक अलग है। क्योंकि आप देखें कि जो एक एक व्यक्ति जो एक काफ़ी सफलता पा लेता है, तो कई बार उस व्यक्ति को लगता है कई बार होता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है। एक थोड़ा अहंकार सा एक लेकिन ये बहुत अहम है कि जीवन भर आप एक एक छात्र रहो, यानी कि सीखते रहो। और ये मैं उदाहरण इस तरह देता हूँ कि रमण महर्षि जो हैं वो कहते थे कि जो मतलब इतने बड़े संत, वो कहते थे कि आप इस कप में यदि आपको नया पानी भरना है, तो पुराना पानी जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे, तो नया पानी उसमें नहीं डाल सकते। यानी कि यदि आपका भरा हुआ आप सोच के एक्चुअली मेरे को सब कुछ आता है, तो ये जुनून जो मैंने देखा और ये चाह देखी, ये बहुत अहम था मेरे अनुसार। ये बहुत एक खासियत। और दूसरा, कठिन निर्णय लेने की जो एक ताकत। जैसे आप ही कह रहे थे और सही भी है कि अ, स एक स श एक एक शताब्दी में एक बार पिछला जो इस तरह का एक महामारी आया था 1918 में, स्पेनिश फ्लू, जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली विश्व युद्ध के समय में। उसके बाद इतनी बड़ी, और उसमें एक जो निर्णय, और ये एक और जो मैं चूँकि मैं सरकार में रहा, ये भी एक बात है कि सरकार में आप हो तो आप जो भी निर्णय लोगे उस पे उसकी निंदा तो होगी ही होगी। आप करो तो भी निंदा होगी, ना करो तो भी निंदा होगी। ये वो, और मैं मतलब गलत तरीके से नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी जिसको लेना पड़ता है कि आपको लेकिन तब भी तो निंदा की उतनी चिंता ना किए हुए कठिन निर्णय जो लेना, वो मेरे अनुसार बहुत अहम होता है। और जिस तरह का जो लॉकडाउन के बारे में जो निर्णय लिया गया था, मेरे अनुसार, क्योंकि आप ये शायद आज चूंकि 2-3 साल हो गए हैं, लोग भूल गए हैं, लेकिन मुझे मुझे याद है पहला जब वेव आया था कोविड का, तब डॉक्टरों को भी ये नहीं पता था कि लोगों को वेंटिलेटर में डालना है, नहीं डालना है। यानी कि डॉक्टर भी लर्निंग कर्व के ऊपर जा रहे थे, सीख रहे थे। तब आपके पास मास्क कुछ नहीं थी, और पीपीई तो वो किट्स वगैरह, और हमारी करीब-करीब 140 करोड़ की आबादी, जिसमें कि सिर्फ वृद्ध जो है करीब 25-30 करोड़, और वृद्ध जो लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि अभी अभी आप अमेरिका की आबादी ले लें तो करीब 35 करोड़ की। तो हमारी जो सिर्फ वृद्धों की संख्या अमेरिका के बराबर।
तो यदि लॉकडाउन नहीं होता तो मैं जैसे, क्योंकि मुंबई के लोकल में मैंने ट्रैवल किया जब मैं आईसीआईसीआई में काम करता था इससे पहले, तो मैं सोचता था कि आप एक लोकल में एक बोगी ले लें, कंपार्टमेंट, उसमें करीब-करीब 1000 व्यक्ति, और मान लीजिए आप चर्च गेट से विरार जा रहे हैं, चर्च 1 घंटे का सफ़र, उसमें एक भी व्यक्ति उसको मान लीजिए कोविड हुआ है, तो उस 1 घंटे के सफ़र में सारे 1000 लोगों को हो जाएगा। और वो 1000 लोग जाएँगे, घर जाएँगे और एक्चुअली अपने माता-पिता से बात करेंगे, उनसे एक्चुअली तो वृद्धों, तो आप सोचिए कि कितना इससे जो है फैलाव होता। और ऐसा एक, और ये भी नेटवर्क फिनोमेनन होता है महामारी, यानी कि बड़े नेटवर्क में जब आबादी ज़्यादा होती है, उसका फैलाव और बहुत तेज़ गति से होता है। और जब आबादी एक्चुअली बहुत डेंस होती है, डेंसली पॉपुलेटेड, उसमें भी थी ये सब चुनौतियाँ थी। और वो ऐसा समय जब इटली में, स्पेन में आप ध्यान देंगे, आपको तब इमेजेस भी आ रहे थे कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थी पहली में, तो वो एक्चुअली बाहर में ट्रीट कर रहे थे। और हमारी जो हेल्थ केयर इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी सुदृढ़ नहीं है विकसित देशों के मुकाबले। तब भी हमारे आंकड़ों में देखें तो 10 लाख में से आप यदि जो जितने मृत्यु हुई, अमेरिका में करीब-करीब 300, एक 10 लाख में। हमारे यहाँ पे 300, 300, 350, भारत में सिर्फ 30। तो ये इसलिए हुआ कि तब जो पहला जो जो दौर फर्स्ट वेव आया, उसमें कठिन निर्णय। एक और मैं आंकड़ा बताता हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत ध्यान से पढ़ता था तब। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, इनका विश्लेषण आया करीब करीब अप्रैल में, इस तरह का। तब उन्होंने ये लिखा था कि भारत में जो पहला वेव, उसका जो पीक है वो मई के अंत में आएगा, और मई के अंत में लॉकडाउन नहीं लिया गया, तो मई के अंत में, और मई के अंत में यदि पीक आई तो करीब करीब 60-70 हजार रोज मरेंगे, इतनी मृत्यु। और चूंकि लॉकडाउन लिया गया था, कठिन लॉकडाउन, और उसमें समय मिला ये सारा पीपी किट्स, मास्क और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डॉक्टर्स को भी सीखने, तो इससे चलते क्या हुआ, हमारा जो पीक है वो सितंबर में आया। और इसी के कारण जो इतना तो कठिन निर्णय लेना जो है बहुत अहम था। और मेरे अनुसार इसमें, मेरे आंकड़ों से और जब मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मुझे इसमें कोई दोहराय नहीं है कि इस महामारी के समय यदि कठिन निर्णय नहीं लिए होते तो जो आज की जो भारत की जो छवि और भारत की जो स्थिति बहुत अलग।